हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएस वर्ल्ड की तरफ से आने वाले उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस परीक्षा 2026 करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी। इसमें दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया गया है। और इस बुक में सिर्फ लोअर पीसीएस परीक्षा के लिए नहीं बल्कि ये बुक काफ़ी और अन्य एग्जामों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों का कलेक्शन है वो काफ़ी उच्च स्तर का है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दें। सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक कथन सही है, क्योंकि भारत इसका सदस्य देश है। भारत को वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद की श्रेणी बी में रखा गया है, पुनः निर्वाचित किया गया है। और भारत को 169 वैध मतों में से 154 वैध मत प्राप्त होता है। श्रेणी बी क्या है? तो वे देश जिनका समुद्री व्यापार में प्रमुख हित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ की स्थापना 1948 में इंटर गवर्नमेंटल मेरीटाइम कंसल्टिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई थी, जिसका नाम 1982 में बदल के आईएमओ कर दिया गया है। वर्तमान में 176 सदस्य देश और 3 सहयोगी सदस्य हैं। भारत वर्ष 1959 से इसका सदस्य है और इसका मुख्यालय लंदन में अवस्थित है। दूसरा प्रश्न है, अजलान शाह कप 2025 के फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि सुल्तान अजलान शाह कप 2025 जो कि 31वां संस्करण था, ये मलेशिया के इपोह में 23 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर अपना पहला खिताब जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल में लगातार दूसरी बार उपविजेता रही, यानी उनको रजत पदक प्राप्त हुआ। और सुल्तान अजलान शाह कप एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष मलेशिया में किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में 2 दिसंबर यानी 2 से 15 दिसंबर 2025 के मध्य एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ आयोजित किया गया? तो मालदीव के साथ। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा दल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण 2 से 15 दिसंबर 2025 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बोर्ड ने 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो वह है विवेक चतुर्वेदी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री विवेक चतुर्वेदी हैं। 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने 1 दिसंबर 2025 को कार्यभार संभाला, और उन्होंने संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया, जो 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट है कि ऐसा पहला कौन सा भुगतान बैंक है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो वह है फिनो। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 दिसंबर 2025 को फिनो पेमेंट बैंक को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो विश्व एड्स दिवस और अंटार्कटिका दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को भारत का बीएसएफ स्थापना दिवस, नागालैंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी यह भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 का 5वां संस्करण 5 से 18 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। यह एक वार्षिक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है, जो 2012 में शुरू हुआ था और दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 से 13 दिसंबर 2025 तक यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया, और इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है। यह भारत में आयोजित किया गया, और इस सत्र के दौरान भारत की दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में अमृत यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी की। यह पहली बार था जब भारत ने इस महत्वपूर्ण वैश्विक समिति के सत्र का आयोजन किया, और इसकी अध्यक्षता यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने की।
इस सत्र के दौरान भारत की दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रमुख तिथि और उन्हें उनसे जुड़े दिवस के बारे में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। यानी 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस यानी भारत में नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को वर्ष 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह है सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू जो कि तमिलनाडु कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। इनको यूएनईपी ने 2025 चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान इंस्पायरेशन एंड एक्शन यानी प्रेरणा एंड कार्रवाई श्रेणी में दिया गया है। और इसका मुख्य कारण है कि उन्होंने तमिलनाडु कूल रूफ प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया, जिसमें सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पेंट का उपयोग करके घरों के अंदर का तापमान 5 से 8 डिग्री तक कम करने में सफलता हासिल की। नेक्स्ट है कि किस राज्य में देश के पहला बायोएथिक्स सेंटर शुरू किया गया। तो गुजरात में। गुजरात के आनंद जिले में स्थित भाई काका यूनिवर्सिटी के प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज में देश का पहला बायोएथिक्स सेंटर शुरू किया गया है। और 12 दिसंबर 2025 को स्थापित यह केंद्र इंटरनेशनल चेयर इन बायोएथिक्स पोर्टो के तत्वाधान में डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवरों को संवेदनशील चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित करता है। नेक्स्ट है कि भारत में घोषित रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इन 1 और 2 दोनों सही है। कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसको देश का 95वां रामसर स्थल घोषित किया गया। और सिलीसेड़ झील जो कि राजस्थान में है, इसको देश का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित कोपरा जलाशय को आधिकारिक तौर पर 12 दिसंबर 2025 को देश का 95वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और राजस्थान के अलवर में स्थित सिलीसेड़ झील को आधिकारिक तौर पर 12 दिसंबर 2025 को ही देश का 96वां रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें दोनों कथन सही है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को प्रस्तुत किया जाता है और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है यानी बीईई है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया। यह पुरस्कार 1991 में स्थापित ऊर्जा संरक्षण के ढांचे के तहत किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका नोडल मंत्रालय है विद्युत मंत्रालय और कार्यान्वयन एजेंसी है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। और पुरस्कार विजेता राज्य हैं ग्रुप ए में कर्नाटक, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश, ग्रुप 3 में कर्नाटक, ग्रुप 4 में केरल और ग्रुप 5 में चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज का विस्तार किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें केवल एक सही है, यानी इस नए विस्तार के साथ नेटवर्क में अब 91 देशों के कुल 425 शहर शामिल हो गए हैं। दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज का विस्तार करते हुए 46 देशों के तहत यानी 46 देशों के 72 नए शहरों को शामिल किया है। इस नए जुड़ाव के साथ नेटवर्क में अभी 91 देशों के कुल 425 शहर शामिल हो गए हैं। हालांकि दिसंबर 2025 की नई सूची में किसी भी नए भारतीय शहर का नाम सामने नहीं आया, लेकिन भारत के निम्नलिखित 3 शहर पहले से ही इस प्रतिष्ठित नेटवर्क का हिस्सा है। तेलंगाना का वारंगल और केरल के त्रिशूर और नीलांबूर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल 2 सही है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ पिसारोटी बनी। उन्हें 14 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना गया, जो क्लब के 67-68 वर्षों के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भारत में पत्रकारों का सबसे बड़ा और प्रमुख पेशेवर संगठन है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में फुटबॉलर लियोनेल मेसी की उपस्थिति में किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया। तो महाराष्ट्र ने। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी खेल पहल है, जिसे राज्य में फुटबॉल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका आधिकारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 14 दिसंबर 2025 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी की उपस्थिति में किया है। अगला प्रश्न है कि जोन्स एंटोनियो कास्ट दिसंबर 2025 में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो चिली के।
जॉन्स एंटोनियो कास्ट एक दक्षिणपंथी नेता हैं जिन्हें दिसंबर 2025 में चिली का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में पोरुंड या पोंडरू खादी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है या किस राज्य से संबंधित उत्पाद है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के कपड़े यानी पोंडरू खादी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। पोंडरू खादी की विशेषता के बारे में जाने तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडरू गांव में उत्पादित एक पारंपरिक हस्त निर्मित सूती कपड़ा है जिसे स्थानीय रूप से पटनलू के नाम से जाना जाता है। पोंडरू भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कताई करने वाले अभी भी 24 तीलियों वाले एकल ध्रुवीय चरखे का उपयोग करते हैं जिसे गांधी चरखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सुजलाम भारत ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला कथन सही है। इसे 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल द्वारा नई दिल्ली में किया गया और यह जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल प्रबंधन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्थान पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का प्रणोदन किया गया? तो वाराणसी में। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री ने वाराणसी में भारत के पहले स्वदेश हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का प्रणोदन किया। यह स्वच्छ और संधारणीय अंतर्देशीय जल परिवहन की दिशा में राष्ट्र के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में मनाया गया मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो दैनिक आवश्यकताएं। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को वर्ष 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है जो गरिमा समानता और स्वतंत्रता के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह दिवस औपचारिक रूप से 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था और वर्ष 2025 की थीम दैनिक आवश्यकताएं हैं जो बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को एक मानवाधिकार के रूप में केंद्रित करती हैं। अगला है कि 11वीं सदी के ऐतिहासिक हिंदू मंदिर प्रीवियर को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष हुआ था? तो ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुआ था। 8 दिसंबर 2025 को थाईलैंड की वायुसेना ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 लड़ाकू विमानों से हवाई हमले किए और यह संघर्ष 11वीं सदी के ऐतिहासिक हिंदू मंदिर प्रीवियर और उसके आसपास की विवादित भूमि को लेकर हुआ था और यह भगवान शिव को समर्पित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है। इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया और वर्ष 2025 का विजन विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए रखा गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण 6 से 9 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का विजन विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न है कि 5 दिसंबर 2025 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 में कौन सी पहल शुरू की गई? तो सहकारी शासन सूचकांक, सहकार सारथी, डीजी केसीसी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 दिसंबर 2025 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 2 दिवसीय अर्थ समिट 2025 यानी अर्थ शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इससे पहले का संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 13 से अधिक नई सेवाओं का शुभारंभ किया गया जिनमें प्रमुख हैं डीजी केसीसी सहकारी शासन सूचकांक, विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण एप्लीकेशन और सहकार सारथी नामक डिजिटल पहल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में नामित किया गया? तो एलन मस्क को, जेंसन हुआंग को और सैम ऑल्टमैन को। टाइम मैगजीन ने 11 दिसंबर 2025 को एआई के वास्तुकारों को संयुक्त रूप से 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में नामित व्यक्तियों में शामिल हैं एलन मस्क, जेंसन हुआंग जो कि एनवीडिया के सीईओ हैं, एलन मस्क XAI के सीईओ हैं और सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं। नेक्स्ट है कि पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा सही है। इसका विषय था संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया था और इस शिखर सम्मेलन का विषय था संतुलन की बहाली,
स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 45 को भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क बनाया गया है और यह सड़क वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य से गुजरती है। भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क का शुभारंभ 16 दिसंबर 2025 को किया और यह परियोजना मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य से गुजरने वाले 11.96 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के 2 किलोमीटर के घाट खंड पर कार्यान्वित की गई है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 को किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को। पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल को 15 दिसंबर 2025 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया का स्थान लिया है। बी साई राम को दिसंबर 2025 में कोल इंडिया का अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया था और रवि रंजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 प्रबंध निदेशकों में से एक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय के दूसरे संस्करण में भाग लिया? तो वह संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय का दूसरा संस्करण 18 से 30 दिसंबर 2025 तक अबू धाबी के अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण 2024 में राजस्थान के महाजन रेंज में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पटना में। दिसंबर 2025 में भारत का पहला पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किए जाने की मंजूरी मिली है। यह न केवल भारत का पहला बल्कि दुनिया का चौथा ऐसा विशिष्ट ऊर्जा संग्रहालय होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम थी माई ग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की इसकी थीम थी संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण और योजनाओं के माध्यम से सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन और सुरक्षा समानता सुनिश्चित करना। प्रवासी भारतीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अलग अलग दिवस है। यह हर 2 साल में 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया गया। यह राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण था और इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर एक यूनिकॉर्न था जिसका नाम फिनी रखा गया था। मूल रूप से इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को मिली थी, लेकिन लागत संबंधी चिंताओं के कारण उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया, जिसके बाद ग्लासगो को नए मेजबान के रूप में तय किया गया था। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर यानी 171 पदक के साथ और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर और कनाडा तीसरे स्थान पर रहा। भारत कुल 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि 17 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में भारत का पहला नया समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की? तो गोरखपुर में। 17 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में भारत का पहला नया समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की थी। 7 अप्रैल 2026 को कैबिनेट बैठक में इस हेतु एक अध्यादेश भी जारी किया गया। ध्यान दें कि इससे पहले 2022 में तेलंगाना विधानसभा द्वारा भी अपने फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट में अपग्रेड करने का अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पूरी तरह से नए और समर्पित वन विश्वविद्यालय के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है कि प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं और उनके विजेताओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो ये है ऑप्शन 2 और 3 यानी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई विजेता रहा और 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पंजाब विजेता रहा था। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर करडी सिंह शूटिंग रेंज और मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। इस भव्य प्रतियोगिता में 19,000 से अधिक निशानेबाजों ने भाग लिया और पदक तालिका में हरियाणा ने 31 स्वर्ण सहित कुल 60 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। दिसंबर 2025 में आयोजित T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की विजेता झारखंड क्रिकेट टीम बनी और इसमें हरियाणा की टीम उप विजेता रही। विजय हजारे टीम 2025-26 का आयोजन 24 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था और 50 ओवर के इस टूर्नामेंट के इस संस्करण की विजेता विदर्भ की टीम रही थी। अगला प्रश्न है कि 23 दिसंबर 2025 को आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए थे। इसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 दिसंबर 2025 को आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए।
यह विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम सहित 4 श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए और पद्म विभूषण प्रोफेसर जयंत पिस्तूल नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री पुरस्कार और 14 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया, जबकि विज्ञान में टीम पुरस्कार अरोमा मिशन CSIR को दिया गया। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को वर्ष 2024 का विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला था और शेष 2 विकल्पों में से शामिल वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का विज्ञान श्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। इस स्थल पर 3 कांस्य मूर्तियां स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति इन 3 मूर्तियों में नहीं है? तो सरदार पटेल की मूर्ति इसमें नहीं है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 121वीं जयंती यानी सुशासन दिवस का अवसर पर किया गया और यहाँ 3 महान राष्ट्र नायकों की 65 फीट ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमाएं हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न है कि बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के गठन की आधिकारिक घोषणा 19 दिसंबर 2025 को की गई थी। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला कथन सही है। इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के गठन की आधिकारिक घोषणा 19 दिसंबर 2025 को की गई थी। इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। यह ब्यूरो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा। यह नया संगठन देश के सभी प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था को एकीकृत करेगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल ऑप्शन 1 सही है, यानी सुशासन दिवस 2025 की मुख्य थीम प्रशासन गांव की ओर रही है या रही थी। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया गया। सुशासन दिवस 2025 की मुख्य थीम प्रशासन गांव की ओर रही थी। सुशासन सूचकांक तो पहला और पूर्ण संस्करण वर्ष 2021 में सुशासन दिवस पर जारी किया गया था। तब से आज तक कोई भी नया पूर्ण सुशासन सूचकांक का संस्करण जारी नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है। इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया और उज्बेकिस्तान इसमें पहले और भारत दूसरे स्थान पर रहा था। 5वें एशियाई युवा पैरा गेम्स का आयोजन दिसंबर 2025 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। पहले यह प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में आयोजित होनी थी, लेकिन वहां असमर्थता जताने के बाद एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने इसकी मेजबानी दुबई को सौंप दी और इस खेल का आधिकारिक स्लोगन बॉर्न टू राइज था। पदक तालिका में उज्बेकिस्तान शीर्ष स्थान पर रहा, ईरान दूसरे, जापान तीसरे और भारत 7वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है कि प्रमुख दिवस और तारीख का निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें 2 और 3 सही सम्मिलित नहीं है, यानी राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सही है। और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। पारंपरिक डाक यानी पत्र वितरण सेवा को पूरी तरह से बंद करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क है। डेनमार्क की सरकारी स्वामित्व वाली राष्ट्रीय डाक सेवा पोस्ट नार्ड ने 30 दिसंबर 2025 को अपना अंतिम पत्र वितरित किया, जिसके साथ ही देश में 401 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा का अंत हो गया। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माने जाने वाले बरगढ़ धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ओडिशा में होता है। विश्व प्रसिद्ध 78वीं बरगढ़ धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक ओडिशा के बरगढ़ जिले में किया गया था। 11 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जुटते हैं। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। 18 वर्षीय युवा भारतीय पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन ने 27 दिसंबर 2025 को अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। वह दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व स्तर पर दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है। कि दिसंबर 2025 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना में किया गया था और मुख्य सचिवों के 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत के लिए मानव पूंजी।
तेलंगाना के हैदराबाद में 19 और 20 दिसंबर 2025 को 2 दिवसीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के पूसा में 3 दिवसीय मुख्य सचिवों का पांचवा राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित किया गया और इस सम्मेलन की मुख्य थीम थी ह्यूमन कैपिटल ऑफ फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट है कि सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो इजरायल है। इजरायल पहला देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य नहीं है, इसको स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। 1920 में औपचारिक रूप से यह ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था और 1960 में सोमालीलैंड राज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। बाद में स्वेच्छा से इटली के कब्जे वाले सोमालीलैंड से मिलकर सोमालिया बना था। अब एक बार फिर से यह सोमालीलैंड बन गया है। नेक्स्ट है कि इसरो ने अब तक के सबसे भारी उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह किस देश से संबंधित था? यह उपग्रह अमेरिका से संबंधित था। इसरो ने अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित अब तक के सबसे भारी उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को का प्रक्षेपण लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी एलवीएम 3 रॉकेट के माध्यम से करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की, जिससे भारत की मजबूत हेवी लिफ्ट प्रक्षेपण क्षमता का प्रदर्शन हुआ। और 2025 की थीम थी दैनिक आवश्यकताएं, जो बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को एक मानवाधिकार के रूप में केंद्रित करती हैं। अगला प्रश्न है कि 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी UNEA 7 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो नैरोबी में हुआ। 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में या नैरोबी में स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय में आयोजित हुआ। इस वर्ष सभा का आधिकारिक विषय था एक लचीले ग्रह के लिए संधारणीय समाधानों को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से चोला और डोकला दर्रों को पर्यटक रूप से यानी पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी यह पहल भारत रणभूमि दर्शन के तहत बैटलफील्ड टूरिज्म का हिस्सा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 15 दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से चोला और डोकला दर्रों को पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा की थी और यह पहल जनवरी 2025 में रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत रणभूमि दर्शन के तहत बैटलफील्ड टूरिज्म का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2026 से 2029 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये पीवी सिंधु को चुना गया है। दो बार के ओलंपिक विजेता दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को 2026 से 2029 के कार्यकाल के लिए 24 दिसंबर 2025 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया और इस आयोग के अन्य 4 सदस्य हैं डेबोरा जील, जो कि नीदरलैंड के हैं, आन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, जिया इफान, जो कि चाइना से हैं, और दोहा हानी, जो कि मिस्र से हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक नए राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। यह किस जिले में स्थित है? तो शाहजहांपुर जिले में स्थित है। 23 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट में शिक्षा के स्तरों को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 2 कॉलेजों को अपग्रेड करके राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसमें पहला है काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही का संत रविदास नगर भदोही में स्थित मौजूदा काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज ज्ञानपुर को अपग्रेड करके अब काशी नरेश विश्वविद्यालय के रूप में नई पहचान दी गई है। और दूसरा है स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय, ये शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर में मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट के अधीन संचालित शैक्षणिक इकाइयों को मिलाकर एक नए राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। अगला प्रश्न है कि 5 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। 5 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल की जयंती पर लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया और इस पुस्तकालय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसे भविष्य में और विस्तृत करने की योजना है। यह सुविधा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ बाहरी दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी सुलभ रहेगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रख सकेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और इसमें सही कथनों का चुनाव करना है। तो भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, ये कथन सही है। और इस वर्ष समारोह का मुख्य विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत था, ये भी कथन सही है। भारत ने 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अपना 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और 21 तोपों की पारंपरिक सलामी के साथ ऐतिहासिक परेड का शुभारंभ हुआ। वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत रखा गया था। इस वर्ष यूरोपीय संघ के दो शीर्ष नेताओं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। समारोह के सांस्कृतिक प्रदर्शन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों की कुल 30 झांकियां निकाली गई। इनमें से महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। गणतंत्र दिवस परेड के इतिहास में यह पहला अवसर था जब यूरोपीय संघ के सैन्य दल ने भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में अपने 100% ताजा कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण का उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है? तो ये बना है लखनऊ। यानी 22 जनवरी 2026 को लखनऊ ने अपने ताजा नगर निगम कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करके उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनाने की उपलब्धि हासिल की। और सिउरी में नए कचरा प्रसंस्करण संयंत्र के चालू होने से शहर की क्षमता अब इसके दैनिक कचरा उत्पादन से अधिक हो गई है। यहाँ कचरे को जैविक खाद यानी खाद और बायोगैस तथा और अजैविक यानी ईंधन तथा रिसाइकलिंग भागों में बांटकर निस्तारित किया जाता है या निस्तारित किया है। और इसके साथ ही वर्षों से जमे पुराने कचरे का वैज्ञानिक उपचार भी तेजी से किया जा रहा है और भविष्य में कचरे से बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र स्थापित करने की योजना है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। 19 से 21 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र विषय के साथ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पीठासीन अधिकारियों की व्यापक भागीदारी के कारण अब तक का यह सबसे बड़ा सम्मेलन बना और इसमें विकसित भारत 1947 के लक्ष्य को प्राप्त करने, राज्य विधानसभाओं की प्रतिवर्ष न्यूनतम 30 बैठकें सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय विधायी सूचकांक बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव अपनाए गए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन कुकीज योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें 2 और 3 दोनों कथन सही है। इस योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2026 को किया गया था और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुकीज योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले के पारंपरिक व्यंजन खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। वर्ष 2018 में शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की गरिमामयी उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन कुकीज योजना का शुभारंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले के विशिष्ट पारंपरिक व्यंजन तथा स्थानीय खाद्य संस्कृति यानी कुजीन को पहचान दिलाकर उसे राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत प्रदेश के सभी 18 मंडलों यानी डिवीजनों में क्लस्टर बनाए जाने की भी योजना है। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो वह है बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया ने अपने पुरानी राष्ट्रीय मुद्रा लीव को आधिकारिक तौर पर हटाकर यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। यूरोजोन यूरोपीय संघ के उन सदस्य राष्ट्रों का एक आर्थिक और मौद्रिक संघ है जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा छोड़कर यूरो को अपनी एकमात्र वैध मुद्रा के रूप में अपनाया है। यूरो को आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1999 को बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए लॉन्च किया गया था तथा 1 जनवरी 2002 से इसे इसके भौतिक नोट तथा सिक्के भी आम चलन में आ गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के संदर्भ में सही कथन पर विचार करें तो इसमें केवल पहला कथन सही है, यानी भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला खंड सूरत से बिलीमोरा के बीच शुरू हुआ था। 1 जनवरी 2026 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के परिचालन स्वतंत्रता दिवस 2027 से शुरू होगा, जिसके अंतर्गत पहली बुलेट ट्रेन सूरत से
बिलीमोरा के बीच चलाई जाएगी और 508 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का 92% हिस्सा एलिवेटेड है, जिसमें 21 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे सुरंग भी शामिल है और यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी, जिससे मुंबई और अहमदाबाद की यात्रा का समय घटकर 2 घंटे रह जाएगा। और जापान की शिकानसेन तकनीक पर आधारित इस परियोजना का कार्यान्वयन NHSRC द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित भारत के पहले रजोनिवृत्ति क्लिनिक का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो वो महाराष्ट्र में किया गया है। 14 जनवरी 2026 को यानी मकर संक्रांति के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित भारत का पहला रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को होने वाली शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, चिंता और अवसाद का समाधान तथा एक ही स्थान पर चिकित्सा परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सलाह और हार्मोनल संतुलन की जांच जैसी एकीकृत सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जनवरी 2026 में भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण सुविधा पाम नारो की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो वो रखी गई गुजरात के साणंद में। 23 जनवरी 2026 को गुजरात के साणंद में भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण सुविधा पाम नारो की आधारशिला रखी गई। गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने इसका उद्घाटन किया और यह संयंत्र अजिस्टा स्पेस द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जो उपग्रहों तथा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के निर्माण पर केंद्रित होगा। उपग्रह निर्माण के क्षेत्र में विदेशों पर आयात निर्भरता को कम करना और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि 21 जनवरी 2026 को लॉन्च किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक के संदर्भ में सही कथनों पर विचार करें। तो इसमें 1 और 3 दोनों सही हैं। यह सूचकांक केवल जीडीपी के बजाय राष्ट्रों के नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण और स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए जारी किया जाता है और इस वैश्विक रैंकिंग में भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। 1 जनवरी 2026 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक केवल आर्थिक वृद्धि या जीडीपी के बजाय 1 जनवरी 2026 को भारत द्वारा लॉन्च किया गया जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक केवल आर्थिक वृद्धि या जीडीपी के बजाय राष्ट्रों के नैतिक आचरण, नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय प्रबंधन और वैश्विक जिम्मेदारी के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए जारी किया जाता है। इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा जेएनयू और आईआईएम मुंबई के सहयोग से तैयार किया गया है, न कि यूनेस्को द्वारा। 154 देशों के इस वैश्विक सूचकांक में भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो अमेरिका यानी 66वीं रैंक और चीन यानी 68वीं रैंक जैसी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से काफी बेहतर स्थिति को दर्शाता है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले, स्विट्जरलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। वहीं मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे नीचे 154वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। डीप टेक उन स्टार्टअप्स को संदर्भित करता है जिनका आधार गहन वैज्ञानिक खोज, बौद्धिक संपदा या जटिल इंजीनियरिंग नवाचार होता है और ये सामान्य ई कॉमर्स ऐप से अलग होते हैं क्योंकि इनकी विकास अवधि लंबी होती है और इन्हें भारी प्रारंभिक अनुसंधान व निवेश की आवश्यकता होती है। 9 जनवरी 2026 को चेन्नई में आयोजित यू यूमैजिन सम्मेलन में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया ताकि एआई, कंडक्टर बायोटेक और अंतरिक्ष तकनीक जैसे उच्च विज्ञान डोमेन को बदला जा सके या बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इस प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे मई 2024 में 123 देशों के समर्थन से अपनाया गया था। इस वर्ष के कार्यक्रमों और पहलों का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, इटली रोम स्थित अन्य वैश्विक एजेंसियों जैसे आईएफएडी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और डब्ल्यूएफपी विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगला प्रश्न है कि 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली में आयोजित 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन बी सही है, यानी केवल 2 और 3 सही हैं। यानी इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की और भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी चौथी बार की है। भारत की संसद द्वारा नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी 2026 तक इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 15 जनवरी 2026 को संसद के सेंट्रल हॉल में इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया
और इस 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। भारत ने चौथी बार इस ऐतिहासिक सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। इससे पहले भारत ने 1971, 1986 और 2010 में इसकी मेजबानी की थी। इस सम्मेलन में 61 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों यानी स्पीकर, सभापति और पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया, जो इतिहास की सबसे बड़ी भागीदारी रही है। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का मुख्य विषय क्या था? तो आध्यात्मिक एवं डिजिटल प्रगति। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी का मुख्य विषय था आध्यात्मिक एवं डिजिटल प्रगति। और इस झांकी में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ आधुनिक तकनीकी और डिजिटल पहल के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की तेज प्रगति को प्रदर्शित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ओपन सी यानी खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ बे क्षेत्र में शुरू की गई है। ओपन सी का अर्थ क्या है? तो इसका तात्पर्य तटीय क्षेत्रों या बंद जलाशयों के बजाय तट से दूर गहरे एवं खुले समुद्र में बड़े बड़े तैरते जालों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक मछली पालन करने की आधुनिक तकनीक से है। यह पहल पारंपरिक तटीय मत्स्य पालन पर दबाव को कम करता है और खुले समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली समुद्री मछलियों का उत्पादन करने में या समुद्री मछली का उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए दिए जाने वाले टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी टोबी कियर्स को पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह पुरस्कार उन्हें माइक्रोराइजल नेटवर्क पर किए गए उनके अग्रणी शोध के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से मोजाम्बिक की किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है ग्रासा मासेल। जनवरी 2026 में मोजाम्बिक की प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता और समाज सेवी ग्रासा मासेल को वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। और यह घोषणा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दी गई, जिसकी अध्यक्षता निर्णय पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन की अध्यक्षता वाली अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने किया। इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है और यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करना है। इस पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है और इसे भारत के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कारों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में घोषित दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया उत्पादन परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है। इस परियोजना की घोषणा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक विशाल संयंत्र स्थापित करने के लिए की गई है। हरित अमोनिया का उत्पादन सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग करके किया जाता है। 17 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना यानी 1.5 MTPA क्षमता की स्थापना की घोषणा की। इसे एम ग्रीन यानी द्वारा 10 बिलियन के निवेश से विकसित किया जाएगा। पारंपरिक अमोनिया के विपरीत हरित अमोनिया के उत्पादन में प्राकृतिक गैस या कोयले की बजाय सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा जल से प्राप्त हरित हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता। अगला प्रश्न है कि 9 जनवरी 2026 को प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी केवल दो सही है। यह दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, लेकिन वो आयोजन 2025 का था। 2026 का आयोजन 2 वर्ष पर होता 2026 का, चूंकि इस दिवस का आयोजन 2 वर्ष पर होता है तो इस बार कोई आयोजन नहीं हुआ और 119वां आयोजन 2027 में होगा। यह दिवस 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। वर्ष 2003 से 2015 तक के सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद यानी वर्ष 2016 से यह सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाने लगा।
प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुई थी और इसकी सिफारिश वर्ष 2000 में गठित डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति ने की थी। अगला प्रश्न है कि वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सूचकांक में या वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और 14 जनवरी 2026 को जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 इस श्रृंखला का 21वां संस्करण है। इस वर्ष रिपोर्ट का मुख्य विषय प्रतिस्पर्धा का युग है और इसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाले सबसे गंभीर आर्थिक, पर्यावरणीय, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी जोखिमों जैसे भू आर्थिक टकराव, गलत सूचना, दुष्प्रचार, जलवायु परिवर्तन और AI के प्रतिकूल प्रभाव की समय रहते पहचान करना है। अगला प्रश्न है कि इस्पात और एल्यूमीनियम जैसे अधिक कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों पर दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स किसने लागू किया है? तो यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी से अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू किया है। यह टैक्स यूरोपीय संघ के बाहर के देशों से आयात होने वाले भारी कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पाद जैसे कि इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन पर लगाया गया है। यूरोपीय संघ के बाहर से आने वाले सस्ते और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले सामानों से अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करना तथा कंपनियों को कम सख्त पर्यावरण नियमों वाले देशों में शिफ्ट होने से रोकना है, यानी कार्बन लीकेज को रोकना है। अगला प्रश्न है कि दोस्ती सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के तटरक्षक दलों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका। दोस्ती 2026 भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों के बीच आयोजित होने वाला एक त्रिपक्षीय समुद्री तटरक्षक अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन 17 से 19 जनवरी 2026 के बीच मालदीव में किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच आपसी सहयोग, समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव अभियानों में समन्वय को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है कि 6 जनवरी 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस यानी कागज रहित जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? तो कलपेट्टा, वायनाड, केरल में। 6 जनवरी 2026 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा न्यायिक जिले में भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत प्रणाली का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस जिला अदालत में मुकदमे की फाइलिंग से लेकर सुनवाई, साक्ष्य दर्ज करने, अंतरिम आदेश और अंतिम फैसले तक की संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया बिना किसी भौतिक फाइल के पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है। उद्घाटन संबोधन के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यानी सूर्यकांत जी ने इस पहल को हरित न्यायशास्त्र का नाम दिया और कहा कि यह कदम न्याय वितरण प्रणाली में पर्यावरणीय संरक्षण और पारदर्शिता दोनों को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है कि 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए PSLV C-62 के मिशन के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। इसमें सही है ऑप्शन बी यानी कथन 2 सही है। इस मिशन का मुख्य पेलोड DRDO का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 अन्वेषा था, जिसके साथ 15 अन्य छोटे उपग्रह भी शामिल थे। वर्ष 2026 में इसरो का पहला प्रक्षेपण तो था, लेकिन यह सफल नहीं रहा। प्रक्षेपण के तीसरे चरण में स्ट्रैप ऑन मोटर्स द्वारा प्रणोद प्रदान करते समय रॉकेट अपने निर्धारित पथ से विचलित हो गया था, जिसके कारण यह मिशन विफल रहा। इस मिशन का मुख्य पेलोड रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 था। इसके अतिरिक्त इसमें 15 अन्य छोटे उपग्रह भी सहयात्री के रूप में शामिल थे। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में आयोजित ICC पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करना है। तो इसमें पहला कथन सही है, भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड छठी बार यह खिताब जीता है। ICC पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड छठी बार यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस प्रतियोगिता का यह 16वां संस्करण था, जिसकी मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 के दौरान की गई थी। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान आयुष महात्रे थे। भारत के वैभव सूर्यवंशी को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और भारत ने पहली बार वर्ष 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है कि 12 से 13 जनवरी 2026 के दौरान
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करना है। तो इसमें 1 और 3 सही हैं। जैसे यह यात्रा भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष और कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई। यात्रा के दौरान अहमदाबाद में जर्मनी के मानद वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया गया। जर्मनी के चांसलर की यह 12 से 13 जनवरी 2026 की यात्रा भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष जो कि 2026 में पूरा हुआ, इसके पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हुई। उनका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में की। दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की और विश्व प्रसिद्ध पतंग उत्सव में भी भाग लिया। इस दौरान अहमदाबाद में जर्मनी के मानद वाणिज्य दूतावास का औपचारिक उद्घाटन किया गया। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन में क्रेता विक्रेता मॉडल से हटकर सह विकास और सह उत्पादन पर केंद्रित रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप की घोषणा की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस सैन्य ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वेनेजुएला में चलाए गए इस विशेष सैन्य अभियान का गुप्त नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। 3 जनवरी 2026 की तड़के काराकास में अमेरिकी विशेष बलों डेल्टा फोर्स ने एक त्वरित कार्रवाई के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके निवास से हिरासत में ले लिया और उन्हें अमेरिकी हिरासत में भेज दिया। अमेरिका ने इस कार्रवाई को नार्को टेररिज्म यानी मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतंत्र की बहाली का हवाला देकर न्यायोचित ठहराया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030-31 तक कितनी फ्लोटिंग सौर क्षमता विकसित करना है? तो 5000 मेगावाट। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का उद्देश्य वर्ष 2030-31 तक 5000 मेगावाट यानी 5 गीगावाट फ्लोटिंग सौर क्षमता विकसित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के लिए 5070 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय मंजूर किया गया है। इसके तहत सौर परियोजनाओं के साथ कम से कम 2 घंटे की न्यूनतम भंडारण क्षमता वाली 10,000 मेगावाट घंटा की ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के आकलन के अनुसार भारत के जलाशयों में कुल 102.18 गीगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में किस राज्य के केई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला केई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ सतत विकास, पर्यावरण अनुकूल आजीविका और स्थानीय समुदाय के जीवन के स्तर में सुधार लाना है। अगला प्रश्न है 5 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित खेलो इंडिया गेम्स 2026 के संदर्भ में सही कथनों को चुनाव करना है। इसमें सही कथन है ऑप्शन बी, यानी इस संस्करण में कर्नाटक ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह 5 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण था। इस प्रतियोगिता में कर्नाटक ने कुल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। इसका आयोजन घोघला बीच दीव यानी दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में किया गया। इसका आयोजन 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक हुआ और इसका शुभंकर था पर्ल, जो कि एक जीवंत डॉल्फिन है। और पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य हैं। पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। अगला प्रश्न है कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा घोषित पद्म पुरस्कारों 2026 के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी। पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में 19 महिला पुरस्कार थी, 16 मरणोपरांत पुरस्कार
तथा 6 विदेशी श्रेणी के प्राप्तकर्ता शामिल हैं, जैसे कि NRI, PIO और OCI। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर अपने राज्य प्रतीकों की सूची में राज्य सूक्ष्म जीव को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह केरल है। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर अपने राज्य प्रतीकों में किसी सूक्ष्म जीव को मान्यता देकर शामिल किया है। केरल सरकार ने बैसिलस सबटिलस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। इसे आमतौर पर हे बैसिलस भी कहा जाता है। यह एक ग्राम पॉजिटिव छड़ के आकार का एक गैर रोगजनक यानी गुड बैक्टीरिया जीवाणु है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में ग्रैंड स्लैम एकल मुकाबलों में अपनी 400वीं जीत दर्ज करके टेनिस इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो हैं नोवाक जोकोविच। सर्बिया के टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम एकल मुकाबलों में 400 मैच जीतने वाले टेनिस इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में रोजर फेडरर को, जिनके पास 269 जीत है, और राफेल नडाल को, जिनके पास 314 जीत है, इन जैसे महान खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। जोकोविच के नाम पुरुष टेनिस इतिहास में सर्वाधिक 24 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी 102वीं मैच जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के ऑल टाइम रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। अगला प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी उन्हें एक्जियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के दौरान नेतृत्व, साहस और अनुकरणीय आचरण के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो प्रतिष्ठा में युद्ध काल के परमवीर चक्र के समान माना जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन वे सोवियत संघ के सोल्यूट T11 मिशन के तहत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नहीं गए थे। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसकी थीम थी भारतीय विमानन, भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, डिजाइन से तैनाती तक, विनिर्माण से रखरखाव तक, समावेशिता से नवाचार तक और सुरक्षा से स्थिरता तक। यह वैश्विक नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी और सम्मेलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में विमान निर्माण, MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, एरोस्पेस घटक उत्पादन और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना है। यह आयोजन उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा समूह या कंपनी भारत का सबसे वैल्यूएबल या मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है? तो वो है टाटा समूह। यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड मूल्यांकन परामर्श संस्था ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की जाती है। टाटा समूह 30 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। यह ग्लोबल टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय ब्रांड है। इसका स्थान 60वां है। वैश्विक स्तर पर एप्पल 575.5 बिलियन के ब्रांड मूल्यांकन के साथ दुनिया का सबसे मजबूत या दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड ताज होटल्स लगातार चौथे वर्ष AAA+ रेटिंग के साथ भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना रहा। भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड है LIC। ये 36% की वार्षिक वृद्धि के साथ भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बनकर उभरा है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में
सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी इसमें केवल दूसरा कथन सही है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज, पारस्परिक सह अस्तित्व रखा गया था। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व था। भारत मंडपम 24 से 25 जनवरी 2026 को आयोजित दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम लोग जाने। तो इसका आयोजन स्थल और समय, तो यह शिखर सम्मेलन जनवरी 2026 में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था कि बौद्ध दर्शन के वैश्विक प्रसार को सुदृढ़ करना, करुणा, ज्ञान और सद्भाव जैसे शाश्वत मूल्यों को उजागर करना और सामाजिक शांति, नैतिक नेतृत्व, पर्यावरण और कल्याण के संदर्भ में बौद्ध विचारों की प्रासंगिकता को रेखांकित करना। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य अपना 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है झारखंड। असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य कर्मचारियों, माफ करिएगा, इसका उत्तर असम होगा। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है। असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करने तथा महंगाई व आर्थिक स्थितियों के आधार पर उनमें संशोधन करने की सिफारिशें देने के लिए सरकार द्वारा गठित किया जाने वाला निकाय वेतन आयोग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के अनुसार भारत जारी की गई आईपीओएस की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर पहले नंबर 1 स्थान पर रहा। इस संदर्भ में आईपीओ से क्या तात्पर्य है, यानी आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। 15 जनवरी 2026 को मुंबई में एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया के 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेबी के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में कंपनियों द्वारा बड़ी संख्या में आईपीओ लाए गए हैं, जिसमें भारत आईपीओएस की संख्या के मामले में दुनिया में शीर्ष यानी पहले स्थान पर और मूल्य के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जब कोई अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचने के लिए प्राइमरी शेयर मार्केट में जारी करता है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहा जाता है। इसके जरिए कंपनियां व्यापार विस्तार और पूंजी जुटाने का काम करती हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स रिड्रॉन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सिंदूर से है। रेड लाइन्स रिडॉन्स या रेड लाइन्स रिड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल, ये पुस्तक का नाम है। 22 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया गया था। यह पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 88 घंटे चले भारत के त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभियान है, उस पर आधारित है। और यह पुस्तक भारत की बदलती आतंकवाद विरोधी और रणनीतिक नीति का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक को 4 सैन्य और कूटनीतिक विशेषज्ञों ने मिलकर लिखा है, जो कि इस प्रकार हैं। पहले हैं मेजर जनरल बिपिन बख्शी, सेवानिवृत्त, एयर मार्शल राजेश कुमार, सेवानिवृत्त, और राजदूत अनिल त्रिगुड़ायत, ये भी सेवानिवृत्त हैं, और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वीमेन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज, सॉरी, वीमेन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है? तो रॉयल 26 जनवरी 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा में उन्होंने 57 गेंद में नवाद 100 रन बनाए। किन्होंने? तो ये है नेट साइबर ब्रंट। इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर और मुंबई इंडियन की खिलाड़ी
नेट साइबर ब्रंट महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक जड़ने वाली पहली बल्लेबाज बनी है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो वो यह पुरस्कार केरल को मिला है संस्थागत श्रेणी में, सॉरी, सिक्किम को मिला है, माफ करिएगा। वर्ष 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी सिक्किम को प्रदान किया गया है और पुरस्कार राशि के तौर पर 51 लाख की नगद राशि और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और निस्वार्थ सेवा प्रदान करने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन है? तो वो सिक्किम है। सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य बन गया है। राष्ट्रपति पुलिस कलर किसी भी सैन्य या राज्य पुलिस बल को उनकी असाधारण, अनुकरणीय और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार मिलने के बाद राज्य पुलिस बल के जवान अपनी वर्दी की बाईं आस्तीन पर विशेष चिन्ह लगाने के पात्र हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया? ये पंजाब ने शुरू किया। राज्य को संगठित अपराध और गैंगस्टरों से पूरी तरह मुक्त करने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाना और राज्य में असामाजिक तत्वों, नशीले पदार्थों की तस्करी और असामाजिक नेटवर्क पर नकेल कसना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IREDA यानी इरेडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो वो देश है जाम्बिया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने जाम्बिया में 100 मेगावाट क्षमता के फोटोवोल्टिक सोलर प्रोजेक्ट के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी भारत सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न यानी श्रेणी 1 के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। जाम्बिया से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य हैं तो इसकी राजधानी लुसाका है। जाम्बिया नदी जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है, जिस पर प्रसिद्ध करीबा बांध स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करना है। इसमें तीनों कथन सही हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। IICDEM 2026 का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया और उद्घाटन सत्र में उनके साथ निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी उपस्थित रहे और उन्होंने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे होप आइलैंड के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी तीनों कथन सही हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की गई है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित एक टैडपोल के आकार का प्राकृतिक द्वीप है और यह द्वीप प्राकृतिक रूप से काकीनाडा बंदरगाह को शांत जल प्रदान करता है और तूफानों से सुरक्षा प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने होप आइलैंड पर उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा विकसित करने की योजना की घोषणा की है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य के काकीनाडा तट से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राकृतिक द्वीप है। यह गोदावरी नदी द्वारा लाई गई तलछट से पिछले कुछ 100 वर्षों में प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ टैडपोल आकार का द्वीप है। यह द्वीप प्राकृतिक रूप से एक ब्रेक वाटर का कार्य करता है जो कि काकीनाडा खाड़ी को बंगाल की खाड़ी की तेज लहरों और चक्रवातों से बचाता है, जिसे काकीनाडा बंदरगाह एक सुरक्षित और प्राकृतिक बंदरगाह बनता है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है और इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। मध्य ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली फिंक नदी को वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी बहती हुई नदी माना जाता है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार
यह नदी लगभग 30 करोड़ से 40 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की भाषा में इसे लारा पिंटा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो वो है वायेजर 1। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वायेजर 1 प्रोब पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तय करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन जाएगा। 1977 में लॉन्च किया गया वायेजर 1 वर्तमान में सौर मंडल की सीमा को पार कर अंतर तारकीय अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। अगला प्रश्न है कि जनवरी माह में मनाए जाने वाले निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिवसों की तिथि के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये इस प्रकार व्यवस्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना तिथि पर मनाया जाता है। और जनवरी माह के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम लोग जाने तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस थल सेना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2026 को किस भारतीय पर्वतारोही ने अर्जेंटीना स्थित माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो उनका नाम है कबाक यानो। 1 फरवरी 2026 को भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने अर्जेंटीना स्थित माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 22,831 फीट है और 27 वर्षीय कबाक यानो अरुणाचल प्रदेश से है और यह उपलब्धि उनके साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2026 में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है यंत्र इंडिया लिमिटेड को। 2 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी YIL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी। यंत्र इंडिया लिमिटेड का गठन 1 अक्टूबर 2021 को आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के बाद 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विभाजन के परिणाम स्वरूप किया गया था। अगला प्रश्न है कि अभ्यास खंजर के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य वार्षिक आयोजित किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 4 फरवरी 2026 को असम के सोनितपुर जिले के मीसामारी में भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण प्रारंभ हुआ। अभ्यास खंजर वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है और इसका स्थल दोनों देशों के बीच बारी बारी से निर्धारित होता है। 12वां संस्करण जो मार्च 2025 में किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि 3 से 14 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 3 से 14 फरवरी 2026 तक मोदी नगर उत्तर प्रदेश में किया गया। इस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने 48 केजी भार वर्ग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान दें कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की भारत ने 44 वर्षों के अंतराल के बाद मेजबानी की, जो 10 से 17 मई 2026 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया? तो 6 फरवरी 2026 को भारत ने हरारे यानी जिम्बाब्वे में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से पराजित करके रिकॉर्ड 6ठी बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी को फाइनल में उनके रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीजन दोनों पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है कि 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करना है। इसमें केवल दूसरा कथन सही है कि यह मिसाइल पारंपरिक तथा परमाणु दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है।
6 फरवरी 2026 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण परिसर से अग्नि 3 व मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित अग्नि 3 दो चरणों वाली ठोस ईंधन चालित बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। पेलोड क्षमता: यह मिसाइल पारंपरिक तथा परमाणु दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है, जिसमें इसकी सामरिक प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होती है। और अग्नि 3 नहीं, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया? तो वह है नीदरलैंड। 6 फरवरी 2026 को भारत और नीदरलैंड ने स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करते हुए भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन की फेलोशिप कार्यक्रम तथा ग्रीनिंग विश्वविद्यालय ग्रोनिंग सॉरी ग्रोनिंगन है ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय एवं भारत के 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के मध्य नई शैक्षणिक साझेदारी की शुरुआत की। हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम एक राष्ट्रीय पहल है जो भारतीय संस्थानों के डॉक्टोरल, पोस्ट डॉक्टोरल और संकाय आवेदकों के लिए खुला है, ताकि हाइड्रोजन प्रणालियों में विशेषज्ञता को मजबूत किया जा सके। अगला प्रश्न है कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन सही है कि भारत ने इसमें 45वां स्थान प्राप्त किया है। 4 फरवरी 2026 को वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टलून्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में 4 स्थानों की छलांग लगाते हुए 45वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने अपनी पूर्व स्थिति से ऊपर उठते हुए इस सूचकांक में आंकी गई 127 अर्थव्यवस्थाओं में 45वां स्थान हासिल किया है। भारत ने दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी वैज्ञानिक प्रकाशनों और आईसीटी सेवा निर्यात तथा ई कॉमर्स कानून जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विश्व स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली अंतिम कानूनी संधि न्यू स्टार्ट 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है? वह है अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली अंतिम कानूनी संधि न्यू स्टार्ट 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्यासानूर वन रोग नामक क्षेत्रीय संक्रामक रोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है। यह पश्चिमी घाट का स्थानिक रोग है और इसके विरुद्ध एक उन्नत स्वदेशी टीके का विकास किया जा रहा है। 7 फरवरी 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद क्यासानूर वन रोग नामक क्षेत्रीय संक्रामक रोग के विरुद्ध एक उन्नत स्वदेशी टीके का विकास की दिशा में निरंतर प्रगति कर रही है। और KFD यानी क्यासानूर वन रोग पश्चिमी घाट क्षेत्र का स्थानिक रोग है तथा इससे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा तथा महाराष्ट्र जैसे राज्य प्रभावित हैं। टीका सफलतापूर्वक विकसित किया जा चुका है और जानवरों पर किए गए रोग प्रतिरोधक परीक्षण और विषाक्तता अध्ययन पूरे हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि 8 से 9 फरवरी 2026 को किस शहर में ग्लोबल साइबर पीस समिट 2026 का आयोजन किया गया? तो 8 से 9 फरवरी 2026 के दौरान नई दिल्ली स्थित यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में ग्लोबल साइबर पीस समिट 2026 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वास, सुरक्षा और साइबर प्रत्याशिता को सुदृढ़ करना था। अगला प्रश्न है कि गोवा ने 7 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर अपना गोवा पक्षी एटलस जारी किया। इससे पूर्व किस एकमात्र राज्य ने अपना पक्षी एटलस जारी किया था? तो वो केरल। गोवा ने 7 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर अपना व्यापक गोवा पक्षी एटलस जारी किया और इसके साथ ही गोवा केरल के बाद राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि 10 फरवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने 17 राज्यों को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि NIA के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए। इन 17 में से कौन सा राज्य शामिल है? ये सभी शामिल हैं, गुजरात, असम और केरल। 10 फरवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने 17 राज्यों को नोटिस जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन राज्यों में 10 या उनसे अधिक
आतंकवाद रोधी मामलों की सुनवाई विचाराधीन है। वहाँ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए और इस निर्देश के तहत पहचाने गए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, असम, केरल जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि 10 फरवरी 2026 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा रैंक रहा? तो ये भारत 91वें स्थान पर है। 10 फरवरी 2026 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 5 स्थान की छलांग लगाते हुए 182 देशों एवं क्षेत्रों में 91वां स्थान प्राप्त किया। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। डेनमार्क ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करके वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान बरकरार रखा। उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान रहा, जबकि दक्षिण सूडान और सोमालिया निम्नतम प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के बीच आयोजित हुआ। इस संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी पहला कथन सही है। यह आयोजन इटली के 2 शहरों मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो में किया गया था। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के बीच इटली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह ओलंपिक इतिहास पहला ऐसा मौका था जब 2 शहरों मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो ने संयुक्त रूप से इन खेलों की मेजबानी की और इसका शुभंकर था टीना और माइलो नाम के 2 नेवले। टीना कार्टिना शहर के लिए और माइलो मिलान शहर का प्रतीक थे। नॉर्वे ने 18 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया और यह नॉर्वे का लगातार चौथा शीतकालीन ओलंपिक शीर्ष स्थान है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने फरवरी 2026 में वर्ष 2026-27 के लिए पहला वृद्धजन बजट पेश किया है? तो वो है केरल। केरल वर्ष 2026-27 के लिए भारत का पहला समर्पित वृद्धजन बजट घोषित करने वाला पहला राज्य बना है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कुल 46,236.52 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो राज्य के कुल बजट के आकार का लगभग 19.07% है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2026 में आयोजित सम्मेलनों और आयोजन स्थलों के युग्मों में कौन सा गलत है? ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 ओडिशा सरकार द्वारा भारत नेत्र पहल के तहत पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 6 फरवरी 2026 को भुवनेश्वर में किया गया। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसमें 12वीं चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 8 फरवरी 2026 को टियानजिन चाइना में किया गया। और प्लास्ट इंडिया 2026 ये 5 फरवरी से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह प्लास्टिक उद्योग की दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनकारियों में से एक थी यह प्रदर्शनियों में से एक थी। इस बार इसे भारत की पहली शून्य अपशिष्ट यानी जीरो वेस्ट प्लास्टिक प्रदर्शनी के रूप में आयोजित किया गया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 यह 3 से 5 फरवरी 2026 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 यह 2 से 14 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली, भारत में डॉक्टर करडी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी और इसमें मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 94 पदक जीतकर तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा और अग्रणी जैविक यानी ऑर्गेनिक व्यापार मेला बायोफैज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि दोनों सही हैं। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया और इसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। बायोफैज दुनिया का सबसे बड़ा और अग्रणी जैविक ऑर्गेनिक व्यापार मेला है। 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के नुर्नबर्ग में आयोजित इस वैश्विक मेले में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर यानी वर्ष का देश प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पहली पूर्णतः दृष्टिहीन महिला जज की नियुक्ति की गई है? तो वह राज्य है केरल। थान्यानाथन केरल की न्यायपालिका में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली पूर्णतः दृष्टिहीन महिला होंगी। उनसे पहले देश के पहले पूर्णतः दृष्टिहीन पुरुष जज बनने का गौरव ब्रह्मानंद शर्मा को हासिल है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है कौन सा युग गलत सुमेलित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
2026 में इसकी थीम थी आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का जश्न। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 2026 में इसकी थीम थी विशिष्टता द्वारा एकजुट। और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 2026 में इसका थीम था दुनिया की दालें, शालीनता से उत्कृष्टता तक। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है।